तो बच्चों आज की क्लास में बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस की। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। तो देखो बच्चों, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो। तो मेनली कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसका एक डेफिनिट पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, तो अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है तो उस पर्टिकुलर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू होता है। कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, मेनली मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम बहुत लंबे समय तक रख दें, ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर काफी लंबे समय तक रख देते हैं तो काफी लंबे समय के बाद उसमें जो उसका सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है बच्चों, वो पीएच वैल्यू क्या होता है, चेंज होने लगता है। पीएच वैल्यू चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम डे टू डे। जैसे जैसे पीएच आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफी लंबे समय तक अगर सोल्यूशन को रखा गया है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होने लगता है, बदलने लगता है, पीएच वैल्यू में चेंजेस आने लगता है। ठीक है, या तो फिर कोई भी सोल्यूशन हमारे पास है, उस सोल्यूशन के अंदर देखो किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू कब कब बदल सकती है, या तो उस सोल्यूशन को काफी लंबे समय तक रख दिया जाए, ठीक है, तब उसके पीएच वैल्यू चेंज होने लगते हैं सोल्यूशन के, क्योंकि सोल्यूशन का कलर या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होने लगती है। इसीलिए हर एक मेडिसिन को आप देखते हो जनरली उस पर एक डेट मेंशन रहता है कि इस डेट तक ये दवा सही रहेगा। ठीक है, आफ्टर डेट क्या होता है कि वो दवा एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पीएच वैल्यू या जो भी केमिकल्स यूज किए गए होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पीएच वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, इस वजह से हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन को अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तब उसकी पीएच वैल्यू बदल सकती है, या फिर कोई भी सोल्यूशन हमारे पास है और सोल्यूशन के अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दें। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में अगर बेस डाला जाता है सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे भी उसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी सोल्यूशन को हम ऐसा क्या करें, या कुछ देखो बच्चों ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। या तो उसको हम काफी लंबे समय तक अगर रख दें, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं या फिर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन के पीएच वैल्यू काफी लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। और साथ में अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर आप मिला रहे हो तो भी उसका अगर पीएच नहीं बदल रहा है, किसी भी सोल्यूशन का पीएच अगर मेंटेन है, मतलब पीएच वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, ठीक है, तब ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बच्चों बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मेंटेन रहता है, पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरीके से अगर हम एसिड बेस मिला रहे हैं किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में और वो सोल्यूशन का पीएच अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस एक्शन को, ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि बफर सॉल्यूशन जो होता है, कुछ इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में मिलता रहता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये आपने समझ लिया होगा कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे अगर हम बहुत लंबे समय के लिए रख दें, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम सॉल्यूशन को रख दें, या फिर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाने पर अगर
सोल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब पीएच वैल्यू अगर रजिस्ट कर रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, मेंटेन अगर है पीएच वैल्यू सोल्यूशन का, तो उस सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ह्यूमन ब्लड जो होता है बच्चों, ह्यूमन ब्लड एक बहुत ही अच्छा नेचुरल बफर होता है। दिस इज अ नेचुरल बफर सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड क्या है, नेचुरल बफर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक, उस ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो पीएच की वैल्यू होती है ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की, वो 7.4 होती है। अब जो ह्यूमन ब्लड है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्लड जो है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 फिक्स रहती है, मेंटेन रहती है, कभी चेंज नहीं होती, चाहे ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी खाता हो, ठीक है। अगर हमारे इट्स नॉट डिपेंड ऑन द डाइट ऑफ फूड, ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी खाए, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग्स किसी भी तरह के फूड को यूज कर रहा है, वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ह्यूमन ब्लड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है बच्चों वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। दे डू नॉट चेंजेस, ठीक है, आफ्टर ईटिंग एनी टाइप ऑफ फूड, ठीक है। अब देखो बच्चों एक दूसरा नेचुरल बफर का एग्जांपल है सी वाटर। सी वाटर, ठीक है, सी वाटर भी एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल बफर का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल बफर। सी वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है बच्चों वो 8.4 के आसपास होता है। अब अच्छा एक चीज आप जान लो कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड में जो बफर एक्शन क्रिएट हो रहा है, जो बफर एक्शन क्रिएट होता है या ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वो मेंटेन होता है, फिक्स्ड होता है, उसके पीछे रीजन होता है बफर एक्शन का। और बफर एक्शन किसके बीच में होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3 बाई कार्बोनेट आयन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन तीनों की वजह वजह से कार्बोनिक एसिड या बाई कार्बोनेट आयन या कार्बन डाइऑक्साइड आयन की वजह से ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो मेंटेन रहता है। अब सी वाटर का एक तरीके का नेचुरल बफर का एग्जांपल है। सी वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.4 होता है, ये भी फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब सी वाटर, ठीक है, इसमें कई तरह की किसी भी तरह के सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। एक्चुअली सी वाटर एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन अमूमन सी वाटर जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें देखते हो कई तरह के सॉल्ट्स मिले होते हैं, लेकिन सी वाटर, ठीक है, सी वाटर जो होता है हमारा उसका पीएच फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सी वाटर भी एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका बफर सॉल्यूशन का, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। बफर सॉल्यूशंस बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक एसिडिक बफर्स होता है और एक बेसिक बफर्स होता है। बफर सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। बफर सॉल्यूशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो बच्चों ये दो तरह का होता है, एक तो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, कुछ एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं, कुछ बेसिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। एसिडिक
बफर सोल्यूशन। देखो बच्चों, एसिडिक बफर सोल्यूशन या बेसिक बफर सोल्यूशन से क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू के फॉर्म में या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये जानते रहो कि एसिडिक बफर क्या होता है, पहले ये जान लो। एसिडिक बफर क्या होता है बच्चों? solution of weak acid and salt of its salt and its salt of strong base is called acidic buffer solution। कहने का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में एसिड क्या हो, वीक एसिड हो, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट हो। ठीक है, तो उस वीक एसिड का सॉल्ट, वो भी कौन सा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए, और वीक एसिड का कंपोजिशन इसमें किसका होगा? वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ इट्स एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल में जैसे वीक एसिड हमने ले लिया बच्चों CH3COOH, ये क्या है? एक वीक एसिड है। ये क्या है? एक वीक एसिड है। जबकि इसी वीक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से कर दें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर क्या होता है? लॉस हो जाता है। अब क्या बनेगा? सॉल्ट CH3COON, दिस इज द सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का जो कंपोजिशन होगा बच्चों, CH3COOH प्लस CH3COON, इन दोनों के कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? इनका बना हुआ जो भी, ये दोनों अगर किसी सोल्यूशन में मिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन होगा बच्चों? वो एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब एसिडिक बफर सोल्यूशन में एसिड जो होता है वो वीक होता है, और इसके साथ एक और कंपाउंड मिक्स रहता है। वो कंपाउंड उसी एसिड का सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद देखा जो सॉल्ट मिलता है, उसी सॉल्ट, उस पर्टिकुलर सॉल्ट और उस वीक एसिड के कंपोजिशन को हम बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जैसे वीक एसिड यहाँ पे CH3COH है, एक वीक एसिड है, एक ये आप ले लिए। दूसरा, इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो सॉल्ट हमें मिल रहा है, उस सॉल्ट का और इस वीक एसिड का जो कंपोजिशन होगा, इस वीक एसिड और इस सॉल्ट के कंपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हर एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बच्चों, चाहे कोई भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो, उसमें एसिड जो होता है वो वीक होता है, और उसी एसिड का जो सॉल्ट होता है, मतलब उस एसिड का सॉल्ट जो होगा, वो सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाने के बाद जो सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट और उस पर्टिकुलर कोई भी वीक एसिड और उस वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा, वो सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस का से बना हुआ सॉल्ट होगा। ठीक है, उस दोनों की कंपोजिशन हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर सकते हो। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOOH प्लस H, ये भी एक एसिडिक बफर होगा। ठीक है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, HCOOH क्या है? ये एक वीक एसिड है,
ये क्या है, वीक एसिड है, जबकि ये क्या है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और ये सॉल्ट किसका है बच्चों, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये वीक एसिड और HCOO यानी सोडियम फॉर्मेट, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड के कंपोजिशन को एसिडिक बफर कहा जाता है। ठीक है, इसमें साफ पता चल रहा है कि फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो सॉल्ट मिल रहा है, वो सॉल्ट प्लस ये वीक एसिड, इन दोनों की कंपोजिशन वो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब दूसरा जो टाइप है बच्चों, वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर्स, इसको भी आप समझ लीजिए, बेसिक बफर्स क्या होते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, थोड़ा उल्टा हो जाता है। जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या था, एसिड क्या था, वीक था, उसी तरीके से बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेस जो होगा वो वीक होगा, और इसका जो सॉल्ट होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ सॉल्ट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ सॉल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, या तो ऐसे देखो, बेसिक बफर में दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ weak base and its salt, its salt of strong acid, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेस क्या हो, वीक हो, और इसी वीक बेस का सॉल्ट जो बनाया गया है, बनाया जाएगा, वो मतलब सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो। मतलब कोई वीक बेस हो और उसी पर्टिकुलर वीक बेस का सॉल्ट जो बनेगा वो सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझें, जैसे वीक बेस हमने ले लिया बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्या हो गया, वीक बेस हो गया, दिस इज वीक बेस। ठीक, और साथ में अब इसी वीक बेस का हमें सॉल्ट लेना होगा, लेकिन वो सॉल्ट जो होगा वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। मतलब यही वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, HCl के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या होता है, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो सॉल्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, NH4Cl। मतलब ये NH4Cl एक सॉल्ट है। ये सॉल्ट किससे बना हुआ है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट हो जाएगा, और जो हम यूज किए हैं वीक बेस, वही वीक बेस साथ में मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीक बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट एनालिसिस जब आप करते हो तो ग्रुप थर्ड, कैटायनिक ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप थर्ड, उसके ये ग्रुप रिजेक्ट होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, है बच्चों, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक बेसिक बफर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों आपने ये देखा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, और बेस बफर सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स आपने देखा, नेचुरल बफर्स क्या होते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन,
बफर सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बफर सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ हेंडरसन हसेलबाख इक्वेशन होता है फॉर बेसिक बफर्स एंड फॉर एसिडिक बफर्स। ठीक है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं बच्चों जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ इन स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, बेरियम सल्फेट, लेड क्लोराइड, AgCl, AgBro, Br, ये सभी क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इस तरह के सॉल्ट जो होते हैं वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं और ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर मतलब आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाता। जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो बड़े आसानी से अनडिसोसिएटेड आयंस या अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट और आयंस इन सोल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं और इन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कोई भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाते, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व हुआ है इस चीज का हम पता लगाते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हेल्प से। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक एग्जांपल लिया था सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब वाटर में इसको हम डालते हैं तो ये Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। या तो हम इसको लिख सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। AgCl क्या है बच्चों, एक सॉलिड फॉर्म में है, इस वजह से इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। यहाँ पे K की जगह हम KSP, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, KSP इज अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो KSP इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है किसी भी सोल्यूशन का, सॉरी किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस हैं उन आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होती है। आयंस के जो कंसंट्रेशन होते हैं इनको हम बोल सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट इन सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर ये जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं, इन आयनिक प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो जितने भी बच्चों स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, इन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम किस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे KSP, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया बेरियम सल्फेट। इस बेरियम सल्फेट को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये बेरियम प्लस डबल प्लस आयन में टूट जाता है और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम KSP लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने बताया था कि अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट लिया जाता है।
ठीक है। या हम केवल केएसपी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का, वो किसके इक्वल होता है, आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आयनिक प्रोडक्ट जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं उन आयनिक प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट्स क्या है, एक बेरियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। तो हम KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ Ba डबल प्लस आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 डबल माइनस आयन। तो इस तरीके से इस सॉल्ट्स के लिए KSP हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास PbCl2 है और इस PbCl2 सॉल्ट को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो Pb+2 और 2Cl माइनस एक्वस फॉर्म में ये दोनों आयन्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस PbCl2 के लिए KSP क्या हो जाएगा बच्चों, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Cl-2 मोल है, इस वजह से ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में चला जाएगा, मतलब पावर में चला जाएगा। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2। ठीक है, तो किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के KSP को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो रिलेशन कभी कभी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के रिलेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो उन न्यूमेरिकल को करने से पहले आप ये जान लो कि बाइनरी सॉल्ट और टर्नरी सॉल्ट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, बाइनरी सॉल्ट और टर्नरी सॉल्ट, हेडिंग लिख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product, relationship between solubility and solubility product। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है। ठीक है, इसको जानने से पहले ये देख लो, दो तरह के रिलेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है जनरली। एक तो फॉर बाइनरी सॉल्ट, और एक आप पढ़ेंगे फॉर टर्नरी सॉल्ट। अभी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, और बाइनरी सॉल्ट के लिए रिलेशनशिप क्या होता है, टर्नरी सॉल्ट के लिए रिलेशन क्या होता है, और इस पे न्यूमेरिकल्स, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और देखिए काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं करवाऊंगा, और साथ में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। ठीक है,